Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कॉस्ट अकाउंटिंग 2 जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहाँ पे हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने होते हैं एज पर टू मेथड, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड एज पर एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। मार्जिनल का दूसरा नाम वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड। तो इनकम स्टेटमेंट तो हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं, नेट प्रॉफिट तक तो आंसर फाइंड आउट कर ही रहे हैं, पर उसके पहले जब भी हम सम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम छोटे छोटे दो नोट्स प्रिपेयर करना हमारे लिए जरूरी है। फिर उसके बाद लास्ट में अगर आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ तो उससे आपको पता चलता है कि आपका पूरा सम सही है या गलत। तो कुल मिला के ये चैप्टर पूरा फॉर्मेट बेस्ड है। अगर आपने अच्छे से फॉर्मेट को स्टडी कर लिया है तो आप 101% ये चैप्टर में पूरे मार्क्स ले पाओगे। पर डिफिकल्टी कहाँ है, आपको वो चीजें जो पकड़ के पूरा फॉर्मेट में डालना है, थोड़ा सा लेंदी हुआ। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 3 से, पेज नंबर 41। पहले मैं दो नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। नोट्स जैसे कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं दोनों मेथड्स हैं जो इनकम स्टेटमेंट है सामने बनाऊंगा ताकि आपको दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस पता चले। चलिए एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर आप अभी होने चाहिए 41। उसके साथ होमवर्क में आपको एग्जांपल नंबर 2 दे रहा हूँ। प्रीवियस वीक आपने अगर अच्छे से काम कर लिया होगा तो आपको ये सारी चीजें याद रह गई होगी। चलो एग्जांपल नंबर 3, a company produce sell a product of rupees 5.20 per unit। भाई कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसको सेल कर रही है, सेलिंग प्राइस हमें दिया है 5.20, तो सेलिंग प्राइस मिल चुका है। द एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट वाज एज अंडर, फिर एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है जिसमें एनुअल फिक्स कॉस्ट 2,25,000, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट 1.25, हमें फिक्स कॉस्ट दे दिया है। फिर मार्जिनल का दूसरा नाम वेरिएबल वो भी दे दिया है। फिर एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया है 1,50,000। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी का दूसरा नाम बजटेड प्रोडक्शन, तो वो भी हमें प्रोवाइडिंग है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2010, फिर एक छोटा सा बैलेंस शीट दिया है। अब बैलेंस शीट क्यों दिया है तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। पेज टर्न करो, उसके बाद उन्होंने लिखा है द स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड्स ऑफ मेंशन एंड अबाउट 10,000 यूनिट एंड मार्जिनल कॉस्ट वाज 12,500, फिक्स कॉस्ट वाज 15,000। जो आपको ऊपर छोटा सा बैलेंस शीट दिया ना 31/12/2010 का, उसका आपका क्लोजिंग स्टॉक फिनिशिंग गुड्स का है 10,000। तो ये यूनिट्स आपको कुछ प्रोवाइड किए, उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। फिर उसके बाद आप देख सकते हो डिटेल्स आर रिगार्डिंग 3 ईयर 11 12 13, तीन साल की वे इंफॉर्मेशन है। उसमें सेल दिया गया है इन यूनिट में, इन रुपीस में, और प्रोडक्शन इन यूनिट में दिया गया है। आंसर क्या मांगा है, प्रोडक्शन कॉस्ट एवरी ईयर वाज स्टेटेड अर्लियर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। आपको दो चीजें प्रिपेयर करनी है, income statement for all 3 years as normal production capacity taken on the basis of absorption overhead, use absorption costing, यानी कि absorption costing से आपको income statement बनाना है। सेकंड आंसर, income statement of all 3 years using marginal costing, और marginal costing से भी statement prepare करना है। पर दोनों income statement बनाने से पहले हमें पता है हमें ये दो नोट्स चाहिए होंगे। तो नोट नंबर 1, फैक्ट्री का फिक्स ओवरहेड रेट चाहिए मुझे, कैसे मिलेगा, बजटेड फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट अपॉन बजटेड प्रोडक्शन। चलो बजटेड फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड आपके पास है आंसर में, हाँ है क्वेश्चन में 2,25,000 देखो दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, तो ये मैंने लिया 2,25,000 अपॉन बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन आपके पास है 1,50,000 यूनिट्स मिले, तो ये मैंने रुपीस को यूनिट्स के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आएगा आई थिंक 2 रुपीस या 1.5, यस 1.5 आंसर आ रहा है, दैट इज आवर फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट में तीन साल की इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले आपके पास जो सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट है ना वो छोटे वाले टेबल में, वहां से मैं प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट कॉपी कर रहा हूं। देखो सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट, हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट फॉर 2011 है 1,25,000, देखते जाओ। सेकेंड ईयर है हमारे पास 80,000 एंड थर्ड ईयर है 1,70,000। और जबकि सेल का अगर यूनिट की मैं बात करूं तो 1 लाख हर एक साल में है भाई,
तो अच्छा है कि हर एक साल 1-1 लाख है फिक्स। अब हमें पता है कि प्रोडक्शन व्हाटएवर ओपनिंग में प्लस किया जाता है, जबकि सेल क्या करना है हमें माइनस। चलो अब आपको ऐसा लगेगा कि फर्स्ट ईयर ओपनिंग नहीं है 2011 का, बट अगर आप यहाँ से अच्छे से देखने जाओ तो ये ओपनिंग स्टॉक 2011 का जो यहाँ पे आएगा ना, वो पिछले साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग के हिसाब से सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन दी हुई है, फिनिशिंग स्टॉक 31 2018 का, वो है आपके लिए 10,000 यूनिट। ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो इसको मैं राउंड नहीं करूंगा, ये तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अंदर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो 2010 का क्लोजिंग 11 के लिए ओपनिंग हो गया, करो इसमें ये प्लस, तो यहाँ पे 135 आएगा। अब इसमें से अगर मैं 1 लाख सेल के यूनिट माइनस करूँ तो नीचे मेरे पास आंसर कितना आएगा, फर्स्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक वाज 35,000। देखो इस तरीके से अब आपको पता है 2011 का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा, ये मैंने रखा 35,000 यहाँ पे, और उसको 80 में प्लस करो, आई थिंक 1,15,000 आंसर आएगा। इसको इसमें से 1 लाख को माइनस करो, आई थिंक नीचे 15,000 सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब 15,000 2013 के लिए ओपनिंग कर दो, देखो मैं जो राउंड कर रहा हूँ वो अंदर नहीं दिया है, वो हमने अपने आप रखा है, ठीक है। चलो अब लास्ट ईयर 15 को 1,17 में ऐड करो तो 185 आएगा, और 185 में से जैसे 1 लाख माइनस किए आपको 85,000 फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट में प्रोडक्शन एंड सेल्स के साथ साथ हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिल चुका है। तो अब आगे मैं बोर्ड पे इन दोनों को रफ करके वो दोनों स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए तो दो हमारे नोट्स कंप्लीट होने के बाद अब आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने दो स्टेटमेंट बनाया है, इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ये एक लौता ऐसा सम रहेगा जहां पे मैं दोनों स्टेटमेंट आपको साथ में समझा रहा हूं, अदरवाइज मैंने एक स्टेटमेंट ड्रॉ किया होगा उसी में मैं चेंजेस करूंगा, ठीक है। तो चलो अब इस बार नया क्या है, तो सिर्फ 3 साल की इंफॉर्मेशन है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टेटमेंट की शुरुआत ऑलवेज प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट के साथ होती है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट जो आपको सामने ऑलरेडी दिए हुए हैं 1,25,000, देन आपको दिए हैं 80,000 एंड देन आपको दिए 1,70,000। फिर उसके बाद अगर मैं सेल्स यूनिट की बात करूं तो वो 1-1 लाख हर एक में दिए हुए हैं। चलो यहाँ तक तो हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट। फिर उसके बाद बारी आती है स्टेटमेंट में सेल्स की। सेल्स कैसे मिलता है, सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो आपके पास सेलिंग प्राइस कहाँ है, जैसा हमने सम स्टार्ट किया था उसकी पहली लाइन में आपको 5.20 सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो ये 5.20 जो सेलिंग प्राइस है किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेलिंग यूनिट के साथ। चलो करो तो मल्टीप्लाई, आई थिंक 1-1 लाख है तो 5.20 into 1 लाख 5,20,000, सेम 5,20,000 और सेम 5,20,000। क्यों ऐसा हुआ, सभी में एक जैसा क्यों आया, क्योंकि सभी में सेल्स यूनिट 1-1 लाख फिक्स है। चलो ए मिल चुका है। उसके बाद अगर मार्जिनल का स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये वाला सब एकदम 3 साल का दिया है तो इसमें ना कोई मटेरियल ना कोई लेबर कुछ नहीं है, सीधा आपको वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है 1.25। देख सकते हो आप, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर डायरेक्ट दे दिया हो तो प्रोडक्शन यूनिट बाय वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कर देना चाहिए हमें, और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल कितनी है 1.25। चलो 1.25 को करो मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन यूनिट के साथ, 1,25,000 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आएगा 1,56,250। चलो 125 into 80 करो तो आंसर आएगा 1 लाख, एंड देन उसके बाद 1.25 को 1,70,000 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 2,12,500। चलो इस तरीके से हमारा ये आ चुका है। फिर उसके बाद हमें आगे हमें पता है अब हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, और यहाँ तो 3-3 साल का डेटा है 2011, 2012, 2013। चलो तो अब क्या करेंगे, उसके जो यूनिट्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस 1.25 के साथ। कितने कितने हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के यूनिट, तो वो हमें कहां से मिलेगा, नोट नंबर 2 से मिल जाएगा। चलिए नोट नंबर 2 में तीनों साल के ओपनिंग स्टॉक के यूनिट, फर्स्ट साल आई थिंक 10,000 था, सेकेंड साल आई थिंक 35,000 था, एंड फिर उसके बाद 15,000 यूनिट था। यस इस तरीके से शायद तक हमारे पास के ओपनिंग स्टॉक के यूनिट थे।
अब करो उसको मल्टीप्लाई 1.25, ये प्राइस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई में आंसर आएगा प्लस में, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या किया जाएगा तीनों में प्लस। तो चलो वो हमें पता होना चाहिए कितना आंसर आएगा। तो फर्स्ट में आएगा 12,500, सेकंड में 35,000 इंटू 1.25 आंसर आएगा आपके पास 43,750। चलो ये सब कुछ प्लस करना है, लास्ट में आंसर आपके पास आएगा 18,750। क्लियर, देख सकते हो आप। फिर उसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक भी 3 साल का है हमारे पास। कौन कौन से? 2011 का, 2012 का, 2013 का। चलो तीनों साल का क्लोजिंग लिखे। फर्स्ट ईयर क्लोजिंग 35,000 है, सेकेंड ईयर क्लोजिंग आई थिंक 15,000 है, एंड थर्ड ईयर क्लोजिंग आई थिंक 85,000 है। तो ये तीनों साल का क्लोजिंग लिखा मैंने। प्राइस वही 1.25, 1.25, 1.25। चलो काम को वही करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है? माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। करो तो माइनस 43,750, यहाँ से कॉपी कर सकते हो आप 18,750। रीजन, क्योंकि पर्टिकुलर साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होता है। लास्ट में 85,000 इंटू 1.25 1,06,250। यस, ये आंसर हमारे पास आ सकता है। चलो तो अब सिंपल सा वर्क है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में ओपनिंग प्लस करो, क्लोजिंग माइनस करो, आंसर क्या मिलेगा? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये फॉर्मेट आपको याद है। चलो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा 1,25,000 ईच। हर एक में सेम आंसर आएगा। ये लकीली ऐसा आंसर आ रहा है। अगर आप ये प्लस और माइनस करके चेक करोगे तो आपके पास 1,25,000 ही आंसर आना चाहिए। अब क्या करना है? ए में से बी को माइनस करो, दैट इज प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन। करो तो माइनस 5,20,000 में से 1,25,000 गए, 3,95,000 सेम आंसर आएगा। अब ये लकीली ये वाले सब में देखो सभी आंसर एक जैसे ही आ रहे हैं। अब लास्ट में अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टेटमेंट है, लास्ट में आपको एक और स्टार रेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना होता है, दैट इज फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड रेट। ओवरहेड, अच्छा फैक्ट्री का फिक्स हमने यहाँ पे कहीं कंसीडर नहीं किया था। ये वाला सम इतना इजी है कि इसमें कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी नहीं है। चलो फैक्ट्री का फिक्स कितना था? तो आई थिंक वो हमें अंदर दे दिया गया है 2,25,000। तो ये मैंने 2,25,000 हर एक में से माइनस कर दिए, और फिक्स ऑलवेज फिक्स रहता है, ये हमें रूल पता है। 2,25,000 करो तो तीनों में से माइनस, तो आई थिंक आपका प्रॉफिट का आंसर भी सेम आएगा, और वो आंसर सेम आ रहा है 1,70,000। कितना आंसर आ रहा है? 1,70,000। चेक कर सकते हो आप टेक्स्ट बुक में, और ये आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो तीनों साल हमारे मार्जिनल के हिसाब से नेट प्रॉफिट सेम आंसर आ रहा है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एब्जॉर्प्शन में कहाँ चेंजेस आता है। तो एब्जॉर्प्शन में एक ही जगह पे चेंजेस को आपको करना होता है, पर उसकी वजह से कई सारे चेंजेस होते हैं। देखते जाओ, ये शुरू होते ही खत्म हो सकता है। सबसे पहले एज पर एब्जॉर्प्शन में सेल तक तो एज इट इज लिखना है, तो मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट लिखे मैंने, ये देखते जाओ 80,170। सेल्स यूनिट तो सभी में 1-1 लाख है फिक्स। आपको एग्जाम में भी आपको इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो ये जो नकल है उसमें कोई अकल का इस्तेमाल नहीं। और सबसे पहले हमारे पास ये जो सेल्स है 5,20,520 हर एक में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अब यहाँ से मेजर चेंजेस स्टार्ट होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट हम माइनस करते हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो भी आपका प्रोडक्शन के लिए है वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, दोनों को कंसीडर किया जाता है। तो फैक्ट्री की हमने यहाँ पे फिक्स नहीं लिया था, सिर्फ वेरिएबल 1.25 लिया था, राइट। अब उसमें क्या ऐड करना है? स्टार रेटिंग। देखो इसको हम स्टार रेटिंग बोलते हैं, दैट इज फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड रेट। अब ये कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको नोट नंबर 1 से मिल जाएगा। तो नोट नंबर 1 में हमारे पास रेट कितना आया था? आई थिंक 1.5 रेट आया था, ठीक है। तो 1.5 जैसे ऐड करोगे यहाँ पे 2.75 आई थिंक आंसर आएगा स्टार रेटिंग। अब 2.75 को ही हमें आगे कंसीडर करना है। चलो सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई में ले लें 1.25 इनटू प्रोडक्शन यूनिट, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ था 1,56,250, देन 1 लाख, देन उसके बाद 2,12,500। अब क्या करना है?
ये जो 1.5 आपने एक्स्ट्रा डाला है इसमें, एब्जॉर्प्शन का मतलब फिक्स एंड वेरिएबल बोथ, तो 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन प्रोडक्शन यूनिट के साथ, तो हमारे पास एक और आंसर आएगा। चलो आंसर करो तो 1.5 टू 1,25,000 आंसर आएगा उसमें 1,87,500, 1,87,500। फिर उसके बाद आगे आंसर आएगा आपका 1,20,000 एंड 2,55,000। तो ये जैसा हमने फिक्स ऐड किया, अब चाहो तो आप 2.75 को मल्टीप्लाई कर सकते हो या इन दोनों को प्लस कर सकते हो, तो नीचे हमारे पास एक आंसर आ जाएगा जिसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकते हैं। उसमें फिर ओपनिंग प्लस एंड क्लोजिंग माइनस करना है। चलो ये कितना आंसर आएगा 3,43,750। चलो आगे बढ़े हम। फिर उसके बाद 2,20,000 एंड 4,67,500, ये आपके पास आंसर आएंगे, देख सकते हो। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, और वो हमें पता है 3 साल का है, 11 का है, 12 का है, 13 का है, और तीनों में हमारे पास स्टॉक का आंसर कितना है, तो ये देखो हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी है। फर्स्ट में 10,000 है, सेकंड में 35,000 है एंड 15,000 है। मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, एब्जॉर्प्शन में ऑलवेज ज्यादा कॉस्ट से ज्यादा प्राइस से लिखते हो, तो यहाँ पे 125 लिया था, यहाँ पे कितना लोगे 2.75। देख सकते हो आप, अब आपने इतने सारे सम किए हो, होमवर्क किया हो तो आपको ये चीज पता होगी। चलो सीधा आंसर लिखे हम। ओपनिंग स्टॉक का फर्स्ट में आंसर आएगा 27,500, लिखते जाओ। फिर सेकंड ईयर में आंसर आएगा आपके पास 96,250। सिर्फ आपको कैलकुलेटर अच्छे से चलाना है और कुछ नहीं है ये वाले चैप्टर में। 41,250 कैलकुलेटर अच्छा होना चाहिए तो आपका ये सम इजीली कैलकुलेट हो सकता है। चलो ऐसे ही काम हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए करेंगे 11, 12 एंड 13। चलो कैसे, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी है 35,000, देन उसके बाद 15,000, देन उसके बाद 85,000 मल्टीप्लाई बाय प्राइस 2.75, 2.75 एंड 2.75। चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर लें हम, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आएगा 96,250। चलो 96,250, देन उसके बाद 41,250 एंड लास्ट में आपके पास आएगा आंसर 2,23,750। डेंजरस इतनी लंबी वैल्यू आ रही है। चलो अब हमारा काम बहुत इजी है। अब आगे की तरह हमें पता है ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस करो, आपको COGS मिलेगा। यहाँ पर उसको बोलते थे प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते थे। चलो बी का आंसर हमारे पास कितना आएगा, तो 2,75,000 आंसर आएगा, देखते जाओ। सेकंड में आपके पास आंसर आएगा बी का 2,75,000, अगेन 2,75,000। लकीली तीनों में सेम आंसर आ रहा है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि आगे भी सेम आंसर आए, पॉसिबल है भी, नहीं भी है। चलो फिर उसके बाद ए में से बी को माइनस करो, आपको जीपी मिलेगा। चलो जीपी की वैल्यू वो भी सेम 2,45,000 हर एक में। अब क्यों ये सेम आंसर आया, रीजन ये वाले सब में आपको सेल सेम है, फिर ये COGS सेम आया, तो अगेन जीपी भी तीनों साल में इक्वल आया। अब आपको एब्जॉर्प्शन का टेबल अगर याद हो तो उसमें हम लास्ट में प्लस और माइनस करते हैं, दैट इज ओवर एंड अंडर वैल्यू ऑफ फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड। अब फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड अगर आपने कम लिखा है या ज्यादा लिखा है, ज्यादा लिखा हो, ओवर लिखा हो तो प्लस करना है, अंडर लिखा हो तो माइनस करना है। अब पता कैसे चलेगा ज्यादा लिखा है या कम लिखा, तो उसके लिए आपको आपके मार्जिनल को यहाँ की फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू को यहाँ की फैक्ट्री ओवरहेड के साथ कंपेयर करना है। चलो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर 2011 में हमने 1,87,500 फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड लिखा है, राइट, और सामने मार्जिनल में फर्स्ट ईयर में कितना है 2,25,000। अब देखो हमने कम लिखा या ज्यादा लिखा, हमने कम लिखा तो क्या करना है, मुझे माइनस करना है। और आप वैसे भी ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करो ना, तो आपको प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 37,500। ऐसा ही काम दूसरे साल के लिए कराओ। देखो यहाँ पे 120, यहाँ पे 2,25,000, अगेन हमने कम लिखा है, कितना कम लिखा है 1,05,000 का कम लिखा है, ठीक है। कैसे आया, तो 1,20,000
उसमें से 2,25,000 माइनस कर दिए। हमने कब लिखा है तो माइनस करना है। चलो लास्ट ईयर यहाँ पे 2,25,000 है, यहाँ अगेन 225 है, तो हमने यहाँ पे ज्यादा लिखा है। ज्यादा लिखा है मतलब 2,55,000 में से आगे वाले 2,25,000 गए, तो हमने कितना ज्यादा लिखा है? आई थिंक 30,000 ज्यादा लिखा है, 30,000। तो 30,000 यहाँ पे क्या करना है हमें? प्लस। देखो ये लास्ट वाला काम हो गया, तो जीपी के बाद हमें नेट प्रॉफिट का आंसर मिल जाएगा, और नेट प्रॉफिट का आंसर यहाँ पे 2,07,500 आ रहा है। ये माइनस करने के बाद दूसरे साल आ रहा है 1,40,000, और तीसरे साल आ रहा है 2,75,000। चेक करो आंसर में कि ये तीनों अलग अलग साल के जो नेट प्रॉफिट का आंसर है वो मैच हो रहा है। तो इतना करने के बाद आपका आंसर सही है कि गलत, वो जानने के लिए हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। चलिए बोर्ड पे दोनों स्टेटमेंट मैंने एज इट इज रखा है, और कुछ पार्ट यहाँ से रफ कर दिया है ताकि ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम समझ पाए। रिकंसिलिएशन ओनली 4 लाइन का होता है, जो आपको दोनों प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस एज वेल एज उसका रीजन आपको दे रहा है। अगर ये दोनों आंसर मैच हो जाए तो समझ लो आपने जो ये दोनों प्रॉफिट इतनी मेहनत की है वो सही है कि गलत। चलो सबसे पहले डिफरेंस इन प्रॉफिट लेता है, जिसमें प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन लेना है। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमारे पास ये रहा बोर्ड पे 2,07,500, सेकंड ईयर का हमारे पास 1,40,000 एंड थर्ड ईयर का 2,75,000। फिर उसमें से मार्जिनल का प्रॉफिट जो कि सेम था 1,70,000, 170 वो माइनस कर देना है। तो एब्जॉर्प्शन में मार्जिनल का प्रॉफिट करो तो माइनस, आंसर आपके पास कितना आएगा? तो फर्स्ट में आएगा 37,500, देखते जाओ प्लस में, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपके पास आंसर आएगा माइनस में 30,000, देख सकते हो, और थर्ड ईयर में आपके पास आंसर आएगा 1,05,000 प्लस में। अब यही आंसर अगर रीजन में मैच हो जाए तो समझ लो सब करेक्ट। रीजन हमें ये दे रहा है ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में से ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब आपने दोनों एब्जॉर्प्शन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ज्यादा वैल्यू से लिखा होगा। कैसे? तो सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक को मैं कंपेयर कर रहा हूं। फर्स्ट साल ओपनिंग स्टॉक यहां पे 27,500 है, यहां पे कितना है? 12,500। कंपेयर करो तो इन दोनों को, हमने वहां पे कितना ज्यादा लिखा है? तो ज्यादा लिखा है अपने 52,500, देखते जाओ। सेकेंड ईयर यहाँ पे 43,750, यहाँ पे 96,250 है, कितना ज्यादा लिखा है? तो 22,500 ज्यादा लिखा है। यहाँ पे 18,750 है, यहाँ पे 41,250 है। थर्ड ईयर में कितना ज्यादा लिखा है? 1,27,500 आपने ज्यादा लिखा। अच्छा ये मैंने गलती से ओपनिंग स्टॉक आपको समझा दिया, यहाँ पे एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक, ये 52,500 नहीं, ये जो मैंने ऊपर वाला आपको समझाया ये क्लोजिंग का है 15,000 प्लस में। सेकंड में आएगा आपके पास 52,500 एंड थर्ड में अगर मैं कंपेयर करूं इसको और इसको तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 22,500 अगेन। पर ये तो ओपनिंग स्टॉक हुआ। सबसे पहले हमें ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए देखो ये वाला, यहाँ पे 43,750, यहाँ पे 96,250, तो यहाँ पे दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 52,500 आएगा, सॉरी 52,500। देखो सेकंड साल में मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 18,750 है, यहाँ पे 41,250 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगेन आपको 22,500 मिलेगा, ठीक है। चलो ये हो गया अपने सेकंड साल का। थर्ड साल मेजर डिफरेंस, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 1,06,250 है, यहाँ पे 2,33,750 है। दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे आई थिंक 1 लाख के ऊपर ज्यादा डिफरेंस है, 1,27,500। तो सिंपल सा फंडा है भाई, क्लोजिंग स्टॉक की ज्यादा वैल्यू में से ओपनिंग स्टॉक की ज्यादा वैल्यू माइनस करो। चलो करो तो माइनस, आंसर विल बी सेम आना चाहिए। फर्स्ट में आएगा 37,500, सेकंड में आएगा -30,000 और थर्ड में आएगा 1,05,000 प्लस में। चेक कर सकते हो आप, और रीजन और डिफरेंस दोनों मैच हो जाए तो समझो आपका सम करेक्ट। चलिए अब एक और अच्छा सम ले लेते हैं आज के दिन का, एग्जांपल नंबर 19 पेज नंबर 57 पे। और इसके जैसा सम गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 में आ चुका है। लास्ट सम हमने 3 साल का किया था, अब सिर्फ 1 साल के इंफॉर्मेशन हो और उसमें एक आध पॉइंट नया है। चलो एग्जांपल नंबर 19 गुरु लिमिटेड।
पेज नंबर 57 पे पहुंच जाओ। रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूं। Guru Limited has a production capacity of 1,20,000 unit as per year. Normal capacity of production is estimated 80% for year 2006-7. भाई उनकी वैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,20,000 की है, पर 2006-7 के ईयर में उनकी कैपेसिटी सिर्फ 80% है, तो हमें 80% के हिसाब से जाना है। और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? बजटेड प्रोडक्शन, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े। Information related to cost are as follows. डायरेक्ट मटेरियल है 40 पर यूनिट, फिर वेजेस है आपका 10 पर यूनिट, फैक्ट्री वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपीस, फैक्ट्री फिक्स है 1,92,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड उसमें वेरिएबल है 4 पर यूनिट एंड फिक्स है 48। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद एक नया सेंटेंस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फॉर ईयर 2006-7 आर एज अंडर। आपको यूनिट प्रोड्यूस दिए गए 1 लाख, सेल्स प्राइस है 50 रुपीस पर यूनिट एंड 80,000 यूनिट है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड्स है 10,000। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद जो लाइन दी गई है उसको अंडरलाइन करो। कॉस्ट एनालिसिस हैज शोन द एक्चुअल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वर स्पेंड 40,000 मोर। भाई ये कॉस्ट एनालिसिस है, उसने ऐसा कहा, जो उसने एनालिसिस किया उसके ऊपर से कि आपने वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 ज्यादा लिखा हुआ है। तो ये एक एडिशनल एडजस्टमेंट हुआ एट द एंड ऑफ ईयर, उसको ऐसा लगा कि भाई ज्यादा है। देयर इज नो वेरिएंसेस रिलेटेड टू द कॉस्ट। कैलकुलेट, फर्स्ट आंसर देखो, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 2006-7, तो ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी का आंसर मांगा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। सेकंड आंसर, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट शोइंग एज पर द टोटल कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर 2006-7, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल द स्टेटमेंट। एंड लास्ट आंसर, एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन टू मेथड, यानी कि रिकंसिलिएशन भी मांगा है। तो फुल आंसर मांगा है, और हमें अब सबसे पहले पता है कि अगर हमें सम पूरा कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले नोट्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर दोनों मेथड के हिसाब से नेट प्रॉफिट तक जाएंगे। चलिए सबसे पहले फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट के लिए क्या हमारे पास बजटेड फिक्स ओवरहेड है? हाँ है। जो फैक्ट्री का फिक्स ओवरहेड रेट हमें मिला 1,92,000 दिखा आपको। चलो उसके अपॉन में हमें बजटेड प्रोडक्शन चाहिए 1,20,000 यूनिट तो दिख रहा है, पर उसकी सिर्फ 80% कैपेसिटी लेनी है। कितनी कैपेसिटी? 80%। 80% निकालोगे आई थिंक आंसर 96,000 यूनिट आएगा। 192 को 96 से डिवाइड करो, आई थिंक आंसर आपका 2 आएगा। इस तरीके से हमारा नोट नंबर 1 देखो कंप्लीट हो रहा है। बजटेड फिक्स ओवरहेड मिला, बजटेड प्रोडक्शन भी 80% लिया। चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट में जाएंगे। क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है? हाँ, 2006-7 का देखो ओपनिंग स्टॉक क्लियरली लिखा हुआ है 10,000 मिला, उसमें प्रोडक्शन भी दिया हुआ है 1 लाख, वो भी लिखना चाहिए। 1 लाख आपका प्रोडक्शन है, तो ये मैंने लिखा 1 लाख। चलो एक 10,000 में 1 लाख हुए रहो, तो 1,10,000 आंसर आएगा आपका। फिर उसमें से सेल्स यूनिट माइनस करोगे आप 80,000, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी मिल जाएगा। करो तो माइनस, आई थिंक 30,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा यूनिट्स भी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप। 2 नोट्स शुरू होते हैं खत्म। अब हम वापस से जाएंगे उसी स्टेटमेंट के ऊपर, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा। सबसे पहले प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट से शुरू करें। चलो एक ही साल है, तो प्रोडक्शन यूनिट सबसे पहले 1 लाख एंड सेल यूनिट है हमारे पास 80,000। और फिर उसके बाद मुझे सेल चाहिए सेल्स। सेल्स के लिए क्या होना चाहिए? सेलिंग यूनिट, वो तो है। सेलिंग प्राइस है वो 50। कहाँ दिया है 50? तो आप पैराग्राफ में देख सकते हो, आपको सेल्स यूनिट के साथ 50 रुपए दिए। करो तो मल्टीप्लाई 80 × 50, ये यहाँ पे आंसर आपके पास कितना आएगा? तो इसका आंसर आपके पास आएगा आई थिंक 40 लाख। चलो यहाँ पे सेल्स लिख दो 40 लाख, ये मैंने लिख दिया सबसे पहला आंसर सेल 40 लाख। चलो अब उसके आगे हमें पता है एज पर मार्जिनल सारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हमें माइनस करनी है, और यहाँ तो 3-4 दिया हुआ है। देखो तो सबसे पहले दिया हुआ है मटेरियल, कितना है मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट? पर यूनिट दैट इज 40। देन उसके बाद है वेजेस, वेजेस का दूसरा नाम लेबर। चलो वेजेस का आंसर हमारे पास है 10। फिर उसके बाद फैक्ट्री फिक्स वेरिएबल का आंसर कितना है? 6। टोटल करो तो इसका आई थिंक 30। चलो 30 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? प्रोडक्शन यूनिट के साथ। करो 1 लाख से मल्टीप्लाई, 30 लाख शायद तक आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो आप। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट ये है
कि एडिशनल, उन्होंने लास्ट में ऐसा कहा कि कॉस्ट एनालिसिस है जिसने ये कहा कि ये जो फैक्टरी वेरिएबल ओवरहेड है ना उसमें 40 लाख कम लिखा था तो हम सॉरी ज्यादा लिखा था, तो एडिशनल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये एट द एंड ऑफ ईयर ये वाला कितना है ये कॉस्ट, तो उन्होंने कहा 40,000 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 40,000। तो अब ये 40,000 इसमें ऐड करना है मुझे। अब मुझे पर यूनिट इसको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे 30,40,000 शायद तक आंसर आएगा, पर अगर मुझे पर यूनिट इसका कॉस्ट निकालना हो तो 40,000 को कितने के साथ डिवाइड करूं मैं? 40,000 को आप डिवाइड कर सकते हो रुपीस को प्रोडक्शन यूनिट यानी कि 1 लाख के साथ। अब ये प्रोडक्शन यूनिट कहाँ से आया? क्योंकि ये 40 लाख रुपीस में है स्टार रेटिंग, तो इसको मुझे पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो 40,000 इंटू 1 लाख करूँ, यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 0.40। ये भी स्टार रेटिंग। और देख सकते हो आपके पास इन दोनों का टोटल आएगा 30.4, ये भी स्टार रेटिंग। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट था एट द एंड ऑफ ईयर 40,000। चलो अब आगे बढ़ना है, हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। पर अब यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस। ओपनिंग स्टॉक का आंसर हमारे पास 10,000 यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक का आंसर है 30,000 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30.40 नहीं, उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और जब क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई करोगे उसको 30.4। अब आपको लगेगा सर ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? तो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट जो एट द एंड ऑफ ईयर उनको पता चला कि 40,000 ज्यादा लिखा है, तो उसकी इफेक्ट ओनली एंड ओनली क्लोजिंग स्टॉक में आएगी। एट द एंड ऑफ ईयर है 30.40, तो 30.40 की इफेक्ट तो सिर्फ किसमें आनी चाहिए? क्लोजिंग में। ओपनिंग में उसकी कोई इफेक्ट नहीं। ओपनिंग में देखो ये 30 ही लिया है हमने, सारे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। चलो तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को, तो फर्स्ट में आपके पास आंसर आएगा 3 लाख, यस आंसर आएगा 3 लाख एंड 9,12,000। 3 लाख प्लस करेंगे, 9,12,000 माइनस करेंगे। चलो ये प्लस और माइनस करो, आपके पास एक और आंसर आएगा जो कि होगा 24,28,000। ठीक है, ये हमें क्या मिला? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। चलो इसमें से ए में से बी को माइनस करो, प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन, और उसका आंसर आपके पास आएगा 15,72,000। और फिर उसके बाद सीधे अदर कोई एक्सपेंसेस हो तो माइनस करना है, जिसमें सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। देखो वो दो है, वेरिएबल भी है, फिक्स भी है। वेरिएबल है हमारे पास 4 पर यूनिट, और पर यूनिट है, और फिक्स हमारे पास वैल्यू है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 48,000। अब देखो ये जो पर यूनिट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं। सेलिंग है तो फिर सेलिंग यूनिट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट है। 4 रुपए कैसे दिए आपको? पर यूनिट। कौन से यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे? सेल यूनिट। करो 80 से मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आएगा 1,92,000। ठीक है, चलो लास्ट में हमें पता है कि फैक्टरी की फिक्स ओवरहेड जो यहाँ पे हम लिखते हैं वो माइनस करना भी जरूरी है, तो उसका आंसर आपके पास, अच्छा इसका आंसर 3,20,000 आएगा। 3,20,000 4 into 80,000 सेलिंग यूनिट मल्टीप्लाई करोगे 320 आंसर आएगा। लास्ट में फैक्टरी फिक्स ओवरहेड यानी कि 1,92,000 माइनस करना है। तो ऐसे अगर आप प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन में से ये तीनों माइनस करोगे आपको आपका नेट प्रॉफिट एज पर मार्जिनल मिल जाएगा 10,12,000। क्लियर? तो यहाँ पे नया चीज आपने क्या सीखा? ये वाला पॉइंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। अगर एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो गपला स्टार्ट हो जाता है। चलो अब मार्जिनल के बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से नेट प्रॉफिट तक जाएंगे, और उसमें लिटिल चेंज आता है। और क्या चेंजेस आता है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। सबसे पहले प्रोडक्शन एंड सेल, और सेल तक तो ये चीज तो सेम टू सेम रहती है। फिर उसके बाद अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो तो वेरिएबल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट की जगह सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट वर्ड यूज किया जाएगा। और प्रोडक्शन कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वेरिएबल एंड फिक्स बोथ आर कंसीडर। तो यहाँ पे मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड तो है ही, यानी कि 30 तो है ही, उसमें एक और प्लस करो जिसको हम बोलेंगे फैक्टरी फिक्स्ड ओवरहेड रेट और स्टार रेटिंग। ये कहां से जुड़ेंगे? नोट नंबर 1 से। और नोट नंबर 1 में हमारे पास रेट कितना आया था फिक्स का?
₹2, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट को नीचे लिखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 32। कितना आंसर आएगा? 32। चलो इसको भी यहाँ पे कंसीडर कर दें। अब 32 नया आया है तो 2 को मल्टीप्लाई करो अपने प्रोडक्शन यूनिट के साथ, यानी आंसर आएगा यहाँ पे 2 लाख। चलो 2 को यहाँ पे प्लस करो तो 32 लाख आपका फाइनल आंसर आएगा। अब लास्ट में आपको पता है अभी जो हमने पॉइंट कंसीडर किया था दैट इज आवर वेरिएबल एडिशनल, जिसको बोला जाता है एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, और वो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा थे जो एट द एंड ऑफ ईयर हमें पता चले थे। तो यहाँ पे 32,40,000 आंसर आएगा, और यहाँ पे अगेन 0.40 क्यों आए? क्योंकि 40,000 को प्रोडक्शन यूनिट के साथ डिवाइड करो 1 लाख के साथ, तो आपका जो एडिशनल उन्होंने खर्चा किया है 40 तो वो आ जाएगा। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पे आंसर 32.40 इतना आंसर आएगा। हाई या ना? 101% हाँ। तो नया चेंजेस क्या है? सिर्फ एब्जॉर्प्शन में ये फैक्टरी फिक्स ओवरहेड लास्ट की जगह पे ऊपर आ जाता है, ठीक है। चलो अब ओपनिंग स्टॉक को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? तो ओपनिंग स्टॉक शुड बी मल्टीप्लाई बाय 32, देखते जाओ, और क्लोजिंग स्टॉक शुड बी मल्टीप्लाई बाय 32.40। अब ये 40 कहां से आया एक्स्ट्रा? तो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर होता है। कब होता है वो? एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये एंड ऑफ ईयर होता तो उसकी इफेक्ट कहां आती है? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में। चलो तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट में आंसर ओपनिंग स्टॉक का आएगा 3,20,000 जो कि प्लस होगा, और क्लोजिंग स्टॉक का 9 लाख समथिंग आंसर आ रहा है, 9,72,000। करो इसको प्लस और इसको माइनस, आंसर हमें मिलेगा COGS, और COGS का आंसर हमारे पास कितना आएगा? तो 25,88,000 आंसर आएगा। कैसे? तो वो हमारा मन जानता है कि यहाँ से हमने सब कुछ प्लस और माइनस किया, ओपनिंग क्लोजिंग COGS मिला। चलो अब ए में से बी को माइनस करो तो हमें GP मिलेगा। GP का आंसर कितना आएगा? तो 14,22,000 आंसर GP का आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अच्छा 12,000, ठीक है। चलो अब हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग है, GP आने के बाद बाकी के खर्चे माइनस होते हैं। जैसे हमने आगे फिक्स एंड वेरिएबल किया था वो तो दोनों एज इट इज है। लास्ट में एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं? तो प्लस और माइनस। क्या प्लस और माइनस करेंगे? ओवर वैल्यू ऑफ फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट। फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड को हमने ज्यादा या कम लिखा हो तो ज्यादा लिखा हो तो प्लस करेंगे, ओवर एंड अंडर वैल्यू, ओवर एंड अंडर वैल्यू। चलो कितना ज्यादा लिखा है कम लिखा है? तो यहाँ पे फैक्टरी 2 लाख है, आगे हमने 1,92,000 लिखा था, 192, और यहाँ पे 2 लाख। हमने कैसा लिखा है? ज्यादा लिखा है, आई थिंक 8,000 ज्यादा लिखा है। तो 8,000 क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे, वैल्यू दिखाने की जरूरत है। 2 लाख माइनस 1,98,000 स्टार रेटिंग। चलो इन दोनों को माइनस करो, इसको प्लस करो, प्रॉफिट का आंसर आपके पास आएगा 10,52,000, ठीक है। अब आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपने आप बना सकते हो, मैंने दोनों स्टेटमेंट आपको बना के दे दिए। तो इसमें एक एक्स्ट्रा आंसर है, जो आंसर नंबर 1 है ना, BEP इन यूनिट्स। तो इन यूनिट्स अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो आपको BEP का फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला? वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, फिक्स्ड कॉस्ट दैट मींस F फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप ये काम करोगे, अपॉन पीवी रेशियो डालो तो रुपीस में आंसर आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रखो तो आपको आंसर इन यूनिट में मिलेगा। चलो आपके पास फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कहाँ है? तो फिक्स कॉस्ट आपने आगे फैक्ट्री की लिखी थी, फैक्ट्री की फिक्स्ड प्लस कोई और फिक्स्ड है? हाँ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स्ड। तो फैक्ट्री की फिक्स है 1,92,000, राइट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फिक्स कितनी है? देखो तो 48,000। और कोई फिक्स हमें रह जाती है? आई थिंक और कोई फिक्स तो है नहीं, एक ये वाली थी फैक्ट्री जो अंदर बुक में दिया है 1,92,000 एज वेल एज ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की फिक्स। करो तो इन दोनों को टोटल,
आई थिंक 2,40,000। तो देखो 2,40,000 हमें क्या मिल गया, फिक्स कॉस्ट। रखो यहाँ पे फॉर्मेट में, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया 2,40,000। अब मुझे आंसर चाहिए सी का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मार्जिनल का स्टेटमेंट याद करो, एस यानी कि सेल माइनस वेरिएबल दैट कम्स टू कंट्रीब्यूशन। अगर मुझे पर यूनिट सेलिंग प्राइस में से मैं सारी वेरिएबल माइनस करूं तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे मिलेगा, S माइनस V। चलो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हाँ है, सेलिंग प्राइस कितनी है चेक करो तो 50 है, उसमें से सभी वेरिएबल माइनस करनी है। सभी वेरिएबल यानी कि मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, ओवरहेड, ये तो उन्होंने ज्यादा लिखा तो ये 40 कंसीडर मत करो। तो हमारे पास आई थिंक 30 है, अटको, ये तो सिर्फ प्रोडक्शन की हुई, और भी है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की भी वेरिएबल है ना पर यूनिट 4, तो उसको भी तो लेना चाहिए। तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अगर मैं 4 कंसीडर करूं 30 प्लस 4, तो पर यूनिट मुझे वेरिएबल कॉस्ट कितने मिलेंगे, 34 स्टार रेटिंग देख सकते हो। फिर से 30 कहां से आए, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, और ये पर यूनिट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी। तो 50 माइनस 34 करो, आई थिंक आंसर 16 आएगा। तो ये मुझे मिला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। रखो यहाँ पे फॉर्मूला में 16। तो जैसे आप रखोगे ऊपर फिक्स कॉस्ट इन रुपीस में, ये पर यूनिट है, आपके पास 15,000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर आएगा। और चेक करो 15,000 यूनिट आंसर आ रहा है, तो ये ऐसे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आंसर कैलकुलेट हो जाता है। और इसी के साथ आज के लेक्चर में मैंने आपको एक दो चीज नई सिखाई है, ये वाला सम छोटा सा था, प्लस ब्रेक इवन पॉइंट आपने नया सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर के सफर को आगे बढ़ाएंगे। जो होमवर्क मैंने दिया है वो भी आप अच्छे से कर लेना। होमवर्क में यहाँ पे 23 एंड 20 नंबर का सम दे दिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर का काम यहीं तक रखता है, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.